स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में। आज इसमें मैं बात करूंगा सेल जंक्शन, कैम जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सभी टॉपिक को इंक्लूड करके इसके डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको 4 नंबर सेक्शन सी में लाइफ साइंस में और आपका बी सेक्शन में 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में इसी लेक्चर में डिटेल्स में समझ लीजिए। तो देखिए, सेल जंक्शन मैं पहले आउटलाइन बता देता हूँ। सेल जंक्शन होता क्या है? जैसे ये सेल है तो हमें पता है कि सेल लेयर फॉर्म में होते हैं। तो सेल का जो लेयर बनता है वो एक खास पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं सेल। जैसे अगर हम एपिथेलियल सेल की बात करें तो वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये सेल अटैच रहते हैं। तो सेल के बीच में जो कनेक्शन है, 2 सेल के बीच में इस तरीके से कनेक्शन होगा। सेल के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है, इसी को बोलते हैं सेल जंक्शन। तो सेल टू सेल कनेक्शन और सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्शन, ये होता है सेल जंक्शन। और सेल जंक्शन को मेंटेन कौन करता है? जो प्रोटीन यहाँ पे कनेक्शन करा रहे हैं, है ना, ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हीं को बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। जो सेल को जोड़ के रखते हैं, सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ के रखते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ईसीएम क्या होता है? तो सेल के बाहर ये जो एरिया आप नजर आ रहा है, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, ये सेल के बाहर का जो रीजन होता है यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ईसीएम होता है। कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इन सब प्लेसेस में जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ईसीएम्स मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे आपके एडिशन प्रोटीन्स होते हैं, नेटवर्क रहता है प्रोटीन का बहुत सारा। तो देखिए, सेल जंक्शन पहले मैं देखता हूँ कि सेल जंक्शन कितने टाइप के होते हैं और सेल जंक्शन में जो कैम इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है और ईसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सेल को यहाँ पे एनलार्ज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये बगल में एक सेल मैंने बनाया और नीचे मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखा दिया। बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का यहाँ पे 2 लेयर होता है। तो इधर वाला जो रीजन है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इंटेस्टाइन बनाया, अगर ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन में ये आप देख रहे हैं सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है और इन सेल्स के बीच में यहाँ पे ये ल्यूमेन है। तो इतना पोर्शन आप देखोगे तो यहाँ पे ल्यूमेन वाले साइड को बोलते हैं एपिकल पोर्शन या एपिकल सरफेस ऑफ द सेल, एंड यहाँ पे बेस में जो है इनको बोलेंगे बेसल सरफेस ऑफ द सेल। तो ये सेल का एक मोनोलेयर जो नजर आ रहा है, यहाँ पे एपिकल सरफेस एंड बेसल सरफेस है। कैम जो हमें पढ़ना है, अभी सेल जंक्शन में अभी बता रहा हूँ, उससे पहले मैं कैम को आपको बता देता हूँ। कैम में आप जो है कैडरिन पढ़ते हैं। कैडरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैम है। कैडरिन के बाद जो है आप इनमें सेलेक्टिन भी आते हैं, सेलेक्टिन, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, फिर आएगा आपका इंटीग्रिन। तो यहां पे कैडरिन, सेलेक्टिन और आईजीएसएफ, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, ये तीनों, इन तीनों का काम होता है सेल टू सेल कनेक्शन करना, सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन करना। जबकि इंटीग्रिन का काम होता है सेल को एपिकल सरफेस के इन्वायरमेंट से जोड़ना एंड बेसल सरफेस के इन्वायरमेंट से जोड़ना। तो इंटीग्रिन आपका प्रेजेंट रहेगा एपिकल सरफेस पे। इस तरीके से 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा। तो इंटीग्रिन किधर प्रेजेंट रहेगा? एपिकल सरफेस पे एज वेल एज बेसल सरफेस पे। तो मैंने बेसल सरफेस पे भी यहाँ पे इंटीग्रिन दिखा दिया, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, ठीक। लेटरल साइड में आपको मिलेंगे कैडरिन। तो यहाँ पे देखें, ये कैडरिन है, कैडरिन है, ये कैडरिन है। यहाँ पे आपको सेलेक्टिन मिलेंगे, सेलेक्टिन अटैच होंगे सामने वाले, एक तरफ सेलेक्टिन रहेगा तो एक तरफ जो है कार्बोहाइड्रेट से वो बाइंड करते हैं।
इधर ही साइड में आपको IgSF मिलेंगे, तो सेलेक्टिन मिलेंगे लेटरल सरफेस पे, और लेटरल सरफेस पे मिलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर्स मिलेंगे। तो जो हमें सेल जंक्शन पढ़ना है उसमें मेजर रोल जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, एक तो कैडरिन पढ़ना है और एक हमें जो है इसमें इंटीग्रिन को देखना है। ये आपके सेल जंक्शन के लिए हैं, और इसके साथ ही साथ और भी प्रोटीन्स हैं। तो देखें, सेल जंक्शन जो है, सेल जंक्शन ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे समझा देता हूँ। सेल जंक्शन को अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 तरीके के होते हैं। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन 3 टाइप्स। एक होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन। एक होता है एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन। और एक होता है लास्ट वन कम्युनिकेटिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है, इसके एग्जांपल्स पे आप देखते हो टाइड जंक्शन है, टाइड जंक्शन एक ऑक्लूडिंग जंक्शन है, एंड सेप्टेट जंक्शन, सेप्टेट जंक्शन। टाइड जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं, जोनुला ऑक्लूडेंस नाम देते हैं। टाइड जंक्शन हायर एनिमल्स में मिलते हैं, जबकि सेप्टेट जंक्शन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। दूसरा जो एंकरिंग जंक्शन है, इसको आप फर्दर देखेंगे तो इसमें एक जो है आपको मिलेगा एडहेरेंट जंक्शन। इन चीज़ों को अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे कि कैसे इसका लोकेशन होता है, एडहेरेंट जंक्शन। एंड एडहेरेंट जंक्शन फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एडहेरेंट जंक्शन में एक होता है जोनुला एडहेरेंट, जोनुला एडहेरेंट, और एक होता है फोकल कांटेक्ट, फोकल कांटेक्ट। और इसमें फिर आप देखेंगे डेस्मोसोम, डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम। जो डेस्मोसोम है उसी का हाफ जैसा स्ट्रक्चर होता है हेमी डेस्मोसोम में। इसके बाद कम्युनिकेटिंग जंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट जंक्शन है, गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। गैप जंक्शन जो प्रेजेंट होता है वो एनिमल सेल्स में होते हैं, एंड प्लाज्मोडेस्मा सिंगुलर वर्ड है एंड प्लाज्मोडेस्माटा प्लूरल टर्म है। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। याद रखेंगे, पी से प्लांट और पी से प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये पूरा डिफरेंट टाइप्स के जो जंक्शन है। टाइड जंक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये बहुत सारे सेल्स आपस में यहाँ पे लाइन से एक मोनोलेयर फॉर्म में अटैच रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर एपिकल सरफेस पे, यहाँ पे मान लीजिए इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, तो इधर ग्लूकोज आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज पहुंचा। तो अगर हम 2 सेल के बीच में टाइटली यहाँ जंक्शन ना बनाए तो 2 सेल के बीच से ग्लूकोज आ सकता है, जबकि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होना है सेल के थ्रू, किसी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा। तो बिल्कुल सील कर देता है यहाँ पे टाइट जंक्शन, कोई भी चीज़ इस पार से उस पार जो है सेल के मूव नहीं कर पाएगा। टाइट जंक्शन का ये काम होता है। और टाइट जंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन काम करते हैं टाइट जंक्शन में, वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एक होता है क्लाउडिन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड एक होता है अक्लोडिन। तो अक्लोडिन होने की वजह से इसको जोनुला अक्लोडिन बोलते हैं। बिल्कुल 2 मेम्ब्रेन को बिल्कुल सील कर देता है, और इस पार से उस पार जो है कोई भी मॉलिक्यूल एपिकल से बेसल की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस को मूव करना है तो उसको सेल के थ्रू मूव करना पड़ेगा। एंकरिंग जंक्शन क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ता है इन चारों को। एक तो जोनुला एडेरिन, फोकल कॉन्टैक्ट, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम को समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया,
और इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एपिकल सरफेस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक सेल और बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सेल ए है मान लीजिए, सेल बी है, सेम सेल है सब, नाम मैंने नंबरिंग कर दिया ए एंड बी। तो होगा क्या कि अगर कैडरिन है यहाँ पे, कैडरिन एक तरफ, दूसरी तरफ से भी कैडरिन है, जब दोनों तरफ से सेम मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, सेम प्रोटीन अटैच होते हैं, तो इसको होमोफिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो कैडरिन, सेलेक्टिन और आईजीएसएफ ये लेटरल साइड में होते हैं। जब जोनुला एडेरेन की बात करते हैं तो दो कैडरिन आपस में ज्वाइन होते हैं। अब कैडरिन ज्वाइन होने के बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ इंट्रासेलुलर लिंकेज होगा, ये एक्टिन फिलामेंट होगा। एक्टिन फिलामेंट ध्यान रखना, कैडरिन एंड एक्टिन फिलामेंट। तो जोनुला एडेरेन में क्या होगा, सीडीएच कैडरिन प्लस एक्टिन फिलामेंट। अब फोकल कांटेक्ट अगर आप देखोगे तो वो बेसल सरफेस पे होगा, बेसल सरफेस पे। तो बेसल सरफेस और एपिकल सरफेस पे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीग्रिन होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है क्या, इंटीग्रिन, समझ रहे हैं आप बात को, इंटीग्रिन। और इंट्रासेलुलर लिंकेज में क्या होगा यहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट। तो इसीलिए एडहेरेंट जंक्शन में कॉमन क्या है, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट सेल का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के बाहर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा कोलेजन। लेकिन सेल के इनसाइड अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो वो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट, जो कि सेल के कॉर्टिकल रीजन में, मतलब कि न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस के पास में माइक्रोट्यूब्यूल ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस से दूर जो है एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होते हैं। तो फोकल कॉन्टेक्ट ये आपका हो गया। और अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, ये ए स्ट्रक्चर है जोनुला एडेरेन, फोकल कॉन्टेक्ट बी है, डेस्मोसोम सी है और हेमीडेस्मोसोम डी है। तो ये आपने देखा ए कैडरिन, कैडरिन सीडीएच, कैडरिन प्लस एक्टिन फिलामेंट, और यहाँ पे इंटीग्रिन प्लस एक्टिन फिलामेंट। तो ये हो जाएगा आपका बी स्ट्रक्चर, फोकल कॉन्टेक्ट। यही सी की अगर बात करें डेस्मोसोम, तो ये भी लेटरल साइड में ही बनेगा। और मैंने बताया लेटरल साइड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, अगेन कैडरिन का। तो यहाँ पे भी सीडीएच है, कैडरिन। बट डिफरेंस क्या यहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि जो इंट्रासेलुलर लिंकेज होगा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट में जैसे क्रिएटिन फिलामेंट होते हैं, डेस्मिन फिलामेंट होते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट इंट्रासेलुलर लिंकेज में होंगे, याद रखना। यहाँ पे प्लैग भी होता है, जैसे मान लीजिए कि नट एंड बोल्ट होते हैं, तो अगर एक तरफ से बोल्ट आप नहीं लगाओगे तो नट जो है बाहर निकल जाएगा। तो उस तरीके से प्लैग जो है होल्ड करके रखता है दो सेल को, है ना। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लेटरल साइड में कैडरिन है, कैडरिन मिलेगा जोनुला एडेरेन में एंड डेस्मोसोम में। डेस्मोसोम बन रहा है कैडरिन से प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो डेस्मोसोम एंड जोनुला एडेरेन ये आपको मिलेंगे लेटरल सरफेस पे। अब देखते हैं हेमीडेस्मोसोम। तो हेमीडेस्मोसोम मिलेगा बेसल सरफेस पे, और मैंने बताया बेसल सरफेस पे यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रिन रहेगा, इंटीग्रिन है। अब इंटीग्रिन से यहाँ अटैच रहेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये जो डेस्मोसोम का इंटरमीडिएट फिलामेंट है उससे थोड़ा डिफर करता है। यहाँ पे आपका इसको स्ट्रक्चर सी मानेंगे, और ये जो हेमीडेस्मोसोम है, हाफ डेस्मोसोम है ना, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपका डी स्ट्रक्चर है। तो आपका फोकल कॉन्टेक्ट में हो जाएगा इंटीग्रिन प्लस एक्टिन फिलामेंट, डेस्मोसोम में कैडरिन प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट, हेमिडेस्मोसोम में इंटीग्रिन प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये आपके बस यही हैं आपके क्वेश्चन है एंकरिंग जंक्शन में। इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एंकरिंग जंक्शन में कौन से प्रोटीन्स या किस सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो फोकल कॉन्टेक्ट एंड हेमिडेस्मोसोम सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच कराने में हेल्प करते हैं, जबकि सेल के लेटरल साइड में जोनुला एडेरेन एंड डेस्मोसोम काम करते हैं। यही हम बात करेंगे गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा का। तो ये लेटरल सरफेस पे ही बनते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि दो एनिमल सेल हैं, तो यहाँ पे गैप जंक्शन बनाने के लिए जो है खास प्रोटीन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, जिसको आप नाम देते हैं गैप जंक्शन में कनेक्सिन प्रोटीन,
ना, इसको नाम देंगे, ये गैप जंक्शन में जो प्रोटीन्स बनते हैं 6 मॉलिक्यूल होते हैं कनेक्सिन। तो कनेक्सिन प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, दो सेल के बीच में पासिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेन देखा है, जैसे मेट्रो ट्रेन है, तो दोनों के बीच में मतलब एक कंपार्टमेंट से नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाने के लिए रास्ता होता है। उसी तरीके से गैप जंक्शन मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ये लगभग जो है अप टू 1 kDa या 1000 डाल्टन मॉलिक्यूल को जो है इसके थ्रू पास किया जाएगा। तो गैप जंक्शन जो है एनिमल में प्रेजेंट है। यही अगर प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो ये भी वही सेम काम करता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है प्लांट सेल का जो प्लाज्मोडेस्माटा, ये एनिमल के गैप जंक्शन के एनालॉगस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा में? तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 प्लांट सेल बनाया, ये थोड़ा सा ये प्लांट सेल आप समझेंगे कि बन गया है। अब यहीं पे इस तरीके से डेस्मोटिब्यूल होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिट का SCR का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। आप देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं, तो अगर हम एनिमल की बात करें तो वहाँ पे जो मॉरुला स्टेज होता है, तो मॉरुला स्टेज में क्या होता है, सभी सेल्स टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब कि टोटल, और सभी सेल्स बनाएंगे टोटीपोटेंट नेचर के हैं। क्यों टोटीपोटेंट नेचर के हैं? क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शन है, और गैप जंक्शन का मतलब कि हर एक सेल में वो सभी फैक्टर्स होंगे जिससे एक भी सेल अगर आप आइसोलेट करके उसको ग्रोथ कराएं, उसका डेवलपमेंट कराएं, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने के कैपेबल होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि गैप जंक्शन में कौन सी प्रोटीन होते हैं? तो कनेक्सिन प्रोटीन होते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं? 6 यूनिट होते हैं। और एक खास इनिक्सिन प्रोटीन होता है जो लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, इनिक्सिन प्रोटीन, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपका ये जो है एंकरिंग जंक्शन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे मैच करने के लिए क्वेश्चंस जो है 4 नंबर में पूछे जाते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, एक तो कैडरिन है, CDH। कैडरिन मोस्ट कॉमन सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। अगर कैडरिन हम म्यूटेट कर देंगे तो कैंसर हो सकता है। तो कैडरिन, जैसे सपोज ये सेल है, कैडरिन है। इसके बाद मैंने बताया था सेलेक्टिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, और आपका इंटीग्रिन है। ये 4 ही प्रोटीन है। तो जिसमें कैडरिन में जो है ये CA से स्टार्ट होता है कैडरिन। तो आप याद रखेंगे कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है। कैल्शियम आयन आप सेलेक्टिन को भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कैल्शियम आयन एज वेल एज मैग्नीशियम आयन इंटीग्रिन को चाहिए, जबकि IGSF जो है कैल्शियम आयन इंडिपेंडेंट होता है। कैडरिन कई टाइप के होते हैं। कैडरिन आप किस जगह प्रेजेंट है, किस टाइप के सेल्स को अटैच कर रहा है, जैसे एंडोथेलियल कैडरिन है ना, न्यूरॉन्स में कैडरिन है, रेटिना में कैडरिन है, तो E कैडरिन, N कैडरिन, R कैडरिन। इसी तरीके से सेलेक्टिन भी होते हैं। सेलेक्टिन जैसे अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स पे है तो P सेलेक्टिन, L सेलेक्टिन ल्यूकोसाइट्स पे है, या एंडोथेलियल सेल्स पे है तो E सेलेक्टिन। उसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली है, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल है नेक्टिन है, आई कैम है। आई कैम भी IGSF का एक एग्जाम्पल है। इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, वेस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, और आपका न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। और इंटीग्रिन आपको पता ही है कि एपिकल एंड बेसल सरफेस से प्रेजेंट होता है इंटीग्रिन, और जबकि लेटरल साइड में बाकी 3 प्रेजेंट होंगे। उसमें से कैडरिन, सेलेक्टिन, इंटीग्रिन कैल्शियम आयन डिपेंडेंट है। अगर कैल्शियम आयन नहीं है इन्वायरमेंट के बाहर, मतलब सेल के बाहर, ECM में अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो इनके बीच जो इंट्रैक्शन है,
इनके थ्रू जो भी एसोसिएशन बनता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैडरिन अगर आप देखोगे तो कैडरिन में इस तरीके से 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। डोमेन ये जो मैंने सर्किल बनाया इसके बीच वाले रीजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट होता है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता है। तो इधर से एक सेल में कैडरिन, राइट साइड में भी एक सेल होगा, उधर से भी कैडरिन है। तो इस तरीके से कैडरिन कैडरिन के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, इधर से भी 5 रहेंगे। तो कैडरिन के होमोफिलिक इंटरेक्शन करते हैं, दोनों तरफ कैडरिन होना चाहिए। सेलेक्टिन भी जो है इस तरीके से हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन करता है, एक तरफ सेलेक्टिन होगा, जैसे सपोज ये सेलेक्टिन है, तो सेलेक्टिन के एंड पे यहाँ पे लेक्टिन लाइक डोमेन होता है। लेक्टिन लाइक डोमेन जो इधर से कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो उस कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है सेलेक्टिन। इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, इम्यूनोग्लोबुलिन आपने देखा होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का, हैवी चेन है, लाइट चेन। तो अगर हम हैवी चेन को ध्यान से देखें तो इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे मिलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 आपको डोमेन नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो इसी तरीके से ये सेल पे प्रेजेंट रहते हैं, यही होता है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इसके अलावा आपका जो 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रोटीन साइटोसोल में होते हैं या साइटोसोल के बाहर होते हैं, तो याद रखना विट्रोनेक्टिन, विट्रोनेक्टिन। जो विट्रोनेक्टिन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये कहाँ की प्रोटीन है? ईसीएम की प्रोटीन है। अगर आपको पूछा जाएगा विनकुलिन, तो विनकुलिन जो है ये सेल की प्रोटीन है, साइटोसोलिक है, साइटोसोलिक है। ये फोकल कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? फोकल कॉन्टैक्ट जो होता है, फोकल एडिशन जो होता है एडेरेन जंक्शन में, उसमें प्रेजेंट रहता है विनकुलिन। एक होता है निडोजन, निडोजन जो होगा इसको इंटेक्टिन बोलते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है। इंटेक्टिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है, इसका मतलब ये ईसीएम की प्रोटीन है। एक बार बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिटेल्स में देख लेते हैं। ये हो गया सेल है और ये मैंने बनाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से सभी सेल्स एक लेयर फॉर्म में अटैच रहते हैं, और नॉर्मल सेल को अगर डिवाइड करना होगा तो उसको अटैच कराना जरूरी है। अगर आप सेल कल्चर करते हो तो जब तक आप सबस्ट्रेटम से सेल्स को अटैच नहीं करोगे तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इधर वाले पोर्शन को बोलते हैं एपिकल सरफेस, आपको पता है। इधर वाले सेल्स को, रीजन को बोलते हैं बेसल सरफेस, इधर वाले पोर्शन को एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस पे भी इंटीग्रिन प्रेजेंट होता है, ये इंटीग्रिन है जिसमें अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट होता है। बेसल सरफेस पे भी इंटीग्रिन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। इंटीग्रिन साइटोसोल में खास प्रोटीन टेलिन से इंटरेक्शन बनाता है। टेलिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो इंटीग्रिन को एक्टिवेट करता है। और जब इंटीग्रिन एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे खास प्रोटीन है फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन ध्यान रखना ये हेटेरोडाइमर होता है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए हेटेरोट्राइमर तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, या होमोडाइमर तब भी गलत हो जाएगा। हेटेरोडाइमर होता है और इंटीग्रिन इसी फाइब्रोनेक्टिन से अटैच करता है। फाइब्रोनेक्टिन के पास खास सीक्वेंस होता है RGD। ये 3 अमाइनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट। तो ये 3 अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी इंटीग्रिन जो है इनसे इंटरेक्शन बना पाएगा। तो जो इंटीग्रिन इंटरेक्शन बनाते हैं ईसीएम से वो फाइब्रोनेक्टिन से बनाते हैं, और फाइब्रोनेक्टिन सीट एटमॉस्फेयर डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहते हैं। 2 यूनिट होते हैं, एक ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है फाइब्रोनेक्टिन का, ठीक है। तो इसी फाइब्रोनेक्टिन से और भी प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, कोलेजन ओलेजन सब कुछ यहाँ पे बाइंड रहते हैं। एक पूरा आप समझ लो एक नेटवर्क बना हुआ है, लेयर के ऊपर एक पूरा कैलिक्स बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। वो एक तरीके से केमिकल एंड फिजिकल डैमेज से सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक पूरा नेटवर्क बनेगा।
तो याद रखना एपिकल सरफेस पे इंटीग्रिन किससे इंटरेक्शन बना रहा है, फाइब्रोनेक्टिन से। कौन सा रीजन होना चाहिए, आरजीडी रीजन फाइब्रोनेक्टिन का, तब जाके इंटरेक्शन बनाएगा। अब बात करते हैं बेसल सरफेस पे इंटीग्रिन किससे इंटरेक्शन बनाएगा। तो ये चीज़ बताने से पहले आप इन मेम्ब्रेन को समझ लें। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 लेयर हैं, इस ऊपर वाले को हम नाम दे देंगे बेसल लेमाइना, और जो नीचे वाले हैं इसको नाम दे देंगे रेटिकुलर लेमाइना। जो बेसल लेमाइना उसमें फर्दर 2 लेयर हैं, अपर एंड लोअर। तो अपर लेयर को बोलते हैं लेमाइना ल्यूसिडा, और जो लोअर वाला लेयर है उसको बोलते हैं लेमाइना डेंसा। ठीक है, लेमाइना डेंसा। जो अपर लेयर है लेमाइना ल्यूसिडा अपर लेयर है, इसमें कौन सी प्रोटीन होते हैं, लैमिनिन, याद रखना लैमिनिन। लोअर वाले में कौन सी प्रोटीन होते हैं, कोलेजन टाइप 4। कोलेजन एक फैमिली है जिसमें अबाउट 20 मेंबर्स हैं, जिसमें टाइप 4 होता है। तो यहाँ पे आपको कोलेजन, टाइप 4 और लैमिनिन, ये 2 मेजर प्रोटीन्स होते हैं बेसल लेमाइना में। यही डिसाइड करते हैं सेल अटैच रहेगा या सेल यहाँ से माइग्रेट करके न्यूक्लियस पे जाएगा। याद रखना, जब बेनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंसी होता है, मेटास्टेसिस होता है, मतलब सेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर जा रहा है, तो यही 2 प्रोटीन डिग्रेड होंगे, जिसकी वजह से सेल यहाँ से, ये जो सेल है ये आइसोलेट होके न्यू साइट पे जाके ग्रोथ करेगा, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा। और रेटिकुलर लेमाइना में भी कोलेजन होते हैं, और ये जो कोलेजन है, ये कोलेजन कॉमन कोलेजन 1 रहता है, यहाँ पे कोलेजन टाइप 3 रहता है, कोलेजन 5 रहता है। ये सब बेसमेंट मेम्ब्रेन के रेटिकुलर लेमाइना में रहते हैं। अब अगर इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे डिटेल्स में स्ट्रक्चर देखें तो बेसल लेमाइना है, बेसल लेमाइना को देखें तो ये ऊपर आपका लेमिनिन हो गया, नीचे आपका कोलेजन हो गया। यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होता है, यहाँ पे ये लेमिनिन है बेसल लेमाइना में, लेमाइना ल्यूसिडा में लेमिनिन, और लेमाइना डेंसा में कोलेजन टाइप 4। और बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होता है, इसमें वही मैंने जो अभी बताया निडोजन, जो इंटेक्टिन है निडोजन, ये होता है। इसके अलावा जो है परलेकैन, ये होते हैं। तो ये लोग क्रॉस लिंकिंग किए रहते हैं ताकि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन पाए। याद रखना, जो लेमिनिन है ये सेल एडिशन प्रोटीन है, और फाइब्रोनेक्टिन वो भी सेल एडिशन प्रोटीन है। और लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन दोनों इंटीग्रिन से इंटरेक्शन बनाते हैं। फाइब्रोनेक्टिन एपिकल सरफेस पे थ्रू इंटीग्रिन, एंड लेमिनिन बेसल सरफेस पे थ्रू इंटीग्रिन इंटरेक्शन बना रहे हैं। यानी कि लेमिनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ द सेल टू द बेसल सरफेस, एंड फाइब्रोनेक्टिन मेक्स द कॉन्टेक्ट विद इंटीग्रिन टू द ईसीएम। लेमिनिन और कोलेजन, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये डिग्रेड हो गए तो सेल यहाँ से निकलकर न्यू प्लेस पे चला जाएगा। लेमिनिन जो होता है इट इज़ हेट्रोट्राइमेरिक, मेड अप ऑफ अल्फा सब यूनिट, बीटा एंड गामा। हेट्रोट्राइमर होता है लेमिनिन, जबकि फाइब्रोनेक्टिन बताया 2 यूनिट होते हैं, मतलब कि अलग अलग यूनिट होते हैं, वो हेट्रोडाइमर है। कोलेजन की बात करोगे अगर आप, तो कोलेजन इज मेड अप ऑफ अल्फा चेन। याद रखना, किससे बना होगा, अल्फा चेन। हाउ मेनी अल्फा चेन फॉर्म कोलेजन, तो 3 अल्फा चेन, सबसे पहले 3 अल्फा चेन जो है ये ज्वाइन होके ट्रोपोकोलेजन बनाएंगे। 3 अल्फा चेन ज्वाइन होके ट्रोपोकोलेजन बनाएंगे। फर्दर ट्रोपोकोलेजन पॉलीमराइज होके कोलेजन बनाएंगे। तो कोलेजन एक लार्ज स्ट्रॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, वो ईसीएम में मोस्ट अबंडेंट होता है कोलेजन। तो अल्फा चेन से बनेगा, अल्फा चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसके बारे में डिटेल्स में बायोकेमिस्ट्री में कोलेजन के बारे में बताया जाता है। और फिर यहाँ पे कोवैलेंट क्रॉस लिंकिंग होगा ट्रोपोकोलेजन के बीच में, तब जाके कोलेजन बनता है। याद रखना, ये अल्फा हेलिक्स नहीं है, इट इज नॉट अल्फा हेलिक्स, इट इज अल्फा चेन। तो अल्फा चेन और अल्फा हेलिक्स में डिफरेंस क्या है कि एक हेलिकल चरण में 3.3 अमाइनो एसिड है तो अल्फा चेन, और अगर 3.6 अमाइनो एसिड है
तो अल्फा हेलिक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब ये भी ध्यान रखना कि अगर इंटीग्रिन म्यूटेट हो जाए तो सेल डिवाइड नहीं करेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम कैल्शियम आयन हटा दें ईसीएम से तब भी जो है सेल का सेल टू सेल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं पूरा ईसीएम को मतलब आउटलाइन इसका मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ। इतना ही अगर आप कवर कर लें तो आपको 4 नंबर कंफर्म समझ लीजिए कि इनसे मिलना ही मिलना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी करें, है ना। इस तरीके से कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी वीडियो आएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में कम टाइम में प्रिपेयर करके आप जो है 120 130 मार्क्स प्लस गेन कर पाएँ। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है तो कम समय में कैसे जल्दी से प्रिपेयर करें। थैंक यू।